स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बंसल एकेडमी यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हमारी इस सीरीज़ में हम लेक्चर कैडर के ईयर 2021 के पेपर का सॉल्यूशन जो है वो लेके आए हैं केमिस्ट्री पेपर के लिए। स्पेशली इस वीडियो में केमिस्ट्री का रहेगा ऑब्वियसली सॉल्यूशन। हमने अपनी पिछली वीडियो में जो है क्वेश्चन नंबर 15 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है विच इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ वेव नंबर ऑफ फॉलोइंग रेडिएशन। इस रेडिएशन का करेक्ट वेव नंबर की फॉर्म में, ये जो रेडिएशंस आपको दी हुई हैं इनको करेक्ट वेव नंबर की फॉर्म में जो है आपको अरेंज करना है। देखिए हमें ना जो है ये सिखाया जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आपका चैप्टर है उसमें ही हम लोग ये सीख लेते हैं कि आपकी सबसे हम जो आपकी रेडियो वेव्स होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सबसे कम होती है, एनर्जी सबसे कम होती है ना। हम जो टेलीफोन्स वगैरह में यूज़ किए जाते हैं ये कौन सी रेडिएशंस होती है, रेडियो वेव्स ही होती हैं, ठीक है। तो इनकी जो आपकी न्यू की वैल्यू है यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो सबसे कम रहती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आपको पता है c/λ होती है और वेव नंबर बोला है पर उन्होंने हमें वेव फ्रीक्वेंसी नहीं बोला, ना ही वेव लेंथ बोला। क्या बोला है? वेव नंबर बोला है। तो वेव नंबर जो होता है आपका वो किसके बराबर होता है? वेव नंबर आपका 1/λ के, न्यू बार ऐसे लिखते होते हैं ना, 1/λ के बराबर होता है ये आपका, ठीक है। तो न्यू इज इक्वल टू c इंटू न्यू बार होता है, यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके न्यू बार के साथ ही जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा लीजिए, यानी कि जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज़्यादा उसका वेव नंबर होगा, ठीक है। ओके, तो हम क्या करते हैं, इनको अरेंज कर लेते हैं। किस ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं? इनके फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। किस ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं? फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कम फ्रीक्वेंसी जो होती है लैम्डा, रेडियो वेव का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है बट फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, ठीक है। उसके बाद आपकी माइक्रोवेव्स आती हैं, ठीक है। उसके बाद कौन आता है? माइक्रोवेव्स आती हैं। उसके बाद आपकी IR वेव्स आती हैं। उसके बाद आपकी विजिबल लाइट आती है, ठीक है, विजिबल लाइट आती है, ठीक है। उसके बाद आपकी UV लाइट आती है, ठीक है, UV रेज कह लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी X रेज आती हैं और सबसे ज़्यादा आपकी होती हैं गामा रेज, ठीक है। तो ये ऑर्डर होता है आपका फ्रीक्वेंसी का और यही ऑर्डर रहेगा किसका? वेव नंबर का भी रहेगा। यही ऑर्डर किसका रहेगा? वेव नंबर का रहेगा, ठीक है। ओके डन। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी इन्होंने वेव्स हमारे क्वेश्चन में दी हुई है। इंफ्रारेड रेज दी हुई हैं, अल्ट्रावायलेट दी हुई हैं, रेडियो वेव्स दी हैं, ये वाली दी हैं, ठीक है। आपकी अल्ट्रावायलेट दी हैं यानी कि UV रेज दी हैं, ठीक है, ये भी दिया है, ये भी दिया है। अच्छा, IR दिया, इंफ्रारेड मतलब IR दिया है, ठीक है। X रेज दिए हैं और विजिबल लाइट दिया है, ये सारी दिए, ठीक है। और आपको दिख रहा है, आपको यहाँ से दिख रहा है ये अरेंज्ड हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वेव जो नंबर होगा वो X रेज का होगा, उसके बाद UV का होगा, फिर आपका विजिबल लाइट का होगा, फिर आपका जो है इंफ्रारेड का होगा और सबसे कम आपका रेडियो वेव्स का होगा। आपको दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मैच कर जाएगा? B एक ऐसा ही ऑप्शन है। एक्स रे सबसे ज़्यादा, फिर UV, फिर विजिबल, फिर इंफ्रारेड, सबसे कम रेडियो वेव्स, ठीक है। सो B इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम विद, ये 1 लग रहा है ना, 1 नहीं है ये, 1 2 2 ऐसा लग रहा है ना। दिस इज L, दिस इज व्हाट? L इज इक्वल टू 2 एंड N इज इक्वल टू आपका 3, ठीक है। यानी कि देखिए N इज इक्वल टू 3 होने का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है।
L इज इक्वल टू 2 किसके लिए होता है? L इज इक्वल टू 0 किसके लिए होता है? S के लिए। L इज इक्वल टू 1 किसके लिए होता है? P के लिए। L इज इक्वल टू 2 किसके लिए होता है? D के लिए। इनके ये कौन से ऑर्बिटल है आपकी? 3D। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? आते होते हैं 10 आते होते हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। इन द काइनेटिक स्टडी ऑफ रिएक्शन A2 प्रोडक्ट्स, कहता है A से प्रोडक्ट बन रहा है। एक काइनेटिक स्टडी है आपकी रिएक्शन की, A से प्रोडक्ट बन रहा है। अ स्ट्रेट लाइन वॉज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ ग्राफ between time and 1/C3 was plotted. The reaction is, आपको बताना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, देखिए आपको जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो आपको याद ही रहता है। ठीक है, जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है? A0 माइनस A इज इक्वल टू KT। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या आपका इंटीग्रेटेड लॉ होता है? ये क्या है? इंटीग्रेटेड लॉ है। क्या है ये? इंटीग्रेटेड लॉ है। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड लॉ क्या है? ln A0 माइनस ln A इज इक्वल टू KT। ठीक है, ओके। हाँ, और आपका तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे ग्राफ जो होगा वो किसके किसके बीच में बनेगा? A और T के बीच में बनेगा। यहाँ पे ln A और T के बीच में बनेगा। सेकंड ऑर्डर ये आपकी जीरो ऑर्डर हुई, ये फर्स्ट ऑर्डर हुई। सेकंड ऑर्डर देखिए 1/A माइनस 1/A0 इज इक्वल टू KT, ये होगा। ठीक बात है, तो ये आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्राफ किस किस के बीच में बनेगा? 1/A और T के बीच में ग्राफ बनेगा। ये क्या हो गया? आपके सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। अभी आप देख लीजिए यहाँ पे किसी में भी आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं हो सकता, ये क्योंकि उन्होंने 1/C³ दिया हुआ है। ठीक है, जीरो ऑर्डर भी नहीं हो सकता, ये फर्स्ट ऑर्डर भी नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात है, आपका सिर्फ थर्ड ऑर्डर बच गया, तो ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है। बट फिर भी आप क्या करना, एक एक्सप्रेशन याद रख लेना, एक जनरल एक्सप्रेशन हम देते होते हैं, दैट KT इज इक्वल टू 1/n माइनस 1 इनटू 1/A की पावर n माइनस 1 माइनस में 1/A की पावर A0 की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन रहता है जनरल वाला, मतलब nth ऑर्डर के लिए। ठीक है, लेकिन हाँ, ये जीरो ऑर्डर पे और फर्स्ट ऑर्डर पे आप जो है अप्लाई नहीं कर पाओगे। जीरो ऑर्डर पे फिर भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर पे तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो फर्स्ट ऑर्डर वाला पूरा अलग एक्सप्रेशन रहता है। ठीक है, तो ये आप कहाँ पे लगाते हो? सेकेंड ऑर्डर ऑनवर्ड्स। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर ऑनवर्ड्स ये फॉर्मूला लगता है आपका। अब देखिए उन्होंने 1/C³ दे रखा है। मुझे लगता है इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर उन्होंने C³ दिया होता यानी कि यहाँ पर n माइनस 1 इज इक्वल टू 3 होता, यानी कि n इज इक्वल टू 4 हो जाता, यानी कि 4 ऑर्डर आती, लेकिन ऐसा कोई भी इन्होंने जो है ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो या तो इनको यहाँ पे फोर्थ ऑर्डर देना पड़ेगा, या तो यहाँ पे इनको फोर्थ ऑर्डर लिखना पड़ेगा। ठीक है, या तो फिर यहाँ पर जो है इनका 1/C² होगा। ठीक है, कि टाइम और 1/C² की टाइम, ये रहा आपका टाइम, और 1/C² यानी कि यहाँ पे 1/C² आए। C² आने का मतलब क्या? n माइनस 1 किसके बराबर आए? 2। n किसके बराबर आए? 3। ओके, ठीक है, बट एनीवेज आई थिंक इसमें यहाँ पे या तो स्क्वायर आना होगा आई गेस, या फिर यहाँ पर जो है उन्होंने फोर्थ ऑर्डर ऑप्शन दिया होगा। एनीवेज मैंने आपको बता दिया है कि कैसे सॉल्व करना है, तो आप इससे बाहर आप निकल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेट कांस्टेंट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज, एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए रेट कांस्टेंट क्या है? ये रेट कांस्टेंट है। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 25 सेकेंड इज दिस मच, द इनिशियल कंसंट्रेशन वॉज। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला हुआ है कि आपका एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है,
कौन सा ऑर्डर रिएक्शन है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या रहता है? हमेशा जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपका एक्सप्रेशन होता है ए नॉट माइनस, ये क्या है? आपका इंटीग्रेटेड लॉ है। ये भी आपको पता रहना चाहिए कि किसकी बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? इंटीग्रेटेड लॉ की बात हो रही है। अगर आपका नॉर्मली रेट ऑफ रिएक्शन लिखना होगा जीरो ऑर्डर के लिए, तो वो आपका हमेशा ही मतलब ऐसा रहेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो आपको के पे डिपेंड करेगा, है ना। तो के पे अगर डिपेंड करेगा तो वो मतलब टोटल अलग डिस्कशन फिर चला जाता है आपका। तो लेकिन यहाँ पर जब भी आपको वो कंसेंट्रेशन वगैरह अगर आपको प्रोवाइड करता है तो आपको हमेशा ही यहाँ पे इंटीग्रेटेड लॉ लगाना होता है, ठीक है। तो ए नॉट माइनस ए इज इक्वल टू के टी, ठीक है। ये मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि ये आपका एक्सप्रेशन रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो चलिए ए नोट उन्होंने दे रखा है, द रेट कांस्टेंट, अच्छा के की वैल्यू दे रखी है 25 सेकेंड, टाइम भी दे रखा है, और उन्होंने द रेट कांस्टेंट द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर 25 सेकेंड इज 0.5 मोल डेसीमीटर क्यूब इनवर्स, है ना। तो इसमें क्या रहेगा? इन्होंने जो ये वैल्यू दिया हुआ है, ये किसका वैल्यू दिया हुआ है आपको? ये आपको वैल्यू दिया हुआ है किसका? आपको ए का वैल्यू दिया हुआ है। ये किसका वैल्यू दिया हुआ है? ए का वैल्यू दिया हुआ है। तो ए का वैल्यू अगर दिया है तो यानी कि इसका वैल्यू दिया है, और इन्होंने इनिशियल कंसंट्रेशन पूछा है, ए नोट का वैल्यू उन्होंने पूछा है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपको कुछ भी एज सच जो है बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, बस आपको इसको और इसको 25 को और आपको जो ये 4 इंटू 10⁻⁻² जो आपको कंसंट्रेशन दी हुई है, इसकी आपको मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। बस आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है और आपको इसमें जो है वैल्यूज पुट कर देनी है। जब आप ये वैल्यूज वगैरह सब पुट कर देंगे तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कुछ भी नहीं है ना, ए नोट इज इक्वल टू के टी प्लस ए, ठीक है। के आपको दे रखा है, बस हाँ आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी यूनिट सेकंड में हो तो टाइम की यूनिट सेकंड में रखनी है। अगर उन्होंने के की यूनिट जो है वो आपको जो है दे रखी है मिनट में, और आप टाइम की जो यूनिट है आप अपनी तरफ से सेकंड में रख रहे हैं, तो मतलब कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स का आपको थोड़ा ध्यान रखना ही पड़ेगा। वो आपको हमेशा ही केमिस्ट्री में ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप कोई भी लगा लीजिए कोई भी क्वेश्चन को आप अप्रोच करते हैं, जैसे भी मतलब अप्रोच करते हैं उसमें स्पेशली मतलब ऑब्वियसली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस की मैं बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात किसकी कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ किसकी बात कर रही हूँ? मैं न्यूमेरिकल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये आई होप आप ये कर लेंगे, ठीक है। सिर्फ पुट करना है 4 इंटू 10। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, जो बायोलॉजी के क्वेश्चन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम कर ही देते हैं 4 इंटू 10। इसमें ना आपको बिल्कुल भी जो है क्या बोलते हैं कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। 0.5, ठीक है। इनकी हमें पता चल रहा है, इसकी जो यूनिट है वो भी डेसीमीटर क्यूब इनवर्स मोल में है, इसकी यूनिट भी डेसीमीटर क्यूब इनवर्स मोल में है, और सेकंड इनवर्स से ये टाइम की जो यूनिट है वो कट जाएगी। ये 25 इंटू 4 जो होता है वो 100 होता है, इंटू 10⁻⁻² ऑलरेडी है, तो ये इस 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। प्लस में 0.5 पहले से था, यहाँ पे जो है वो 1 आ गया, प्लस में 0.5 यहाँ से आ गया, 1.5 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी कोई कैलकुलेटर की जरूरत नहीं थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अ मॉलिक्यूल गोज फ्रॉम एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट टू ट्रिपलेट स्टेट विदाउट एमिटिंग लाइट, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, देखिए हम फोटोकेमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, स्पेशली फिजिकल फोटोकेमिस्ट्री में ये सब बातें करते हैं, ठीक है। तो फिजिकल फोटोकेमिस्ट्री में हम क्या कहते हैं, कहते हैं ये आपके मॉलिक्यूल की हो गई ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ग्राउंड स्टेट पे उसके पास दो जो है वो होते हैं मौके जाने के, एक जाने के मौके होते हैं सिंगलेट स्टेट में, ठीक है। इनके स्पिन की वैल्यू जो होती है वो 1 रहेगी, और एक उसके पास मौका होता है ट्रिपलेट में जाने में। ट्रिपलेट को थोड़ा नीचे बनाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं इसको,
ठीक है। एक उसके पास मौका होता है ट्रिपलेट में जाने का, ट्रिपलेट स्टेट में, कि वो यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ पे भी जा सकता है। ठीक, जब वो सिंगलेट स्टेट में जाता है और वापस आता है और कुछ एनर्जी छोड़ता है, उसको हम बोलते हैं फ्लोरोसेंस। जब वो ट्रिपल स्टेट में जाता है और वापस आता है और कुछ एनर्जी जो है एलिमिनेट करता है, उसको हम बोलते हैं फोस्फोरेसेंस। ठीक, उसको हम बोलते हैं फोस्फोरेसेंस। जब वो सिंगलेट से कूद के ट्रिपलेट में जाए, उसको हम बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं उसको? इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। अगर वो एक सिंगलेट स्टेट से दूसरी सिंगलेट स्टेट में जाए, उसको बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन। ठीक, तो इन्होंने बोला है कि आपका मॉलिक्यूल जो है वो क्या कर रहा है, एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट में जा रहा है। ठीक है, ये मैंने क्या बताया? इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ठीक है, चलिए ये आपकी फिजिकल फोटोकेमिस्ट्री है। तो ए इज द आंसर। ओके, सॉरी, ए इज द आंसर। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। द रिवर्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड। कहता है एक फोटोकेमिकल रिएक्शन का रिवर्स क्या कहलाता है? द रिवर्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड, उल्टा फोटोकेमिकल रिएक्शन का उल्टा क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं केमिल्यूमिनेसेंस। क्या बोलते हैं इसको? केमिल्यूमिनेसेंस। ठीक है, ये बाकी मैंने आपको बता ही दिए थे। फोस्फोरेसेंस क्या होता है, फ्लोरोसेंस क्या होता है, फोटोसेंसिटाइजेशन क्या होता है, फोटोन की हेल्प से सेंसिटिविटी जो है कोई सेंसिटिव रिएक्शन को कैरी आउट करना। ठीक है, बट रिवर्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन क्या होता है? आपका केमिल्यूमिनेसेंस होता है। ठीक है, फोटोकेमिकल रिएक्शन मतलब लाइट की हेल्प से होने वाली रिएक्शन। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? द सिलेक्शन रूल फॉर ट्रांजिशन इन रोटेशनल एनर्जी लेवल्स ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स इज। कहता है कि एक सिलेक्शन रूल बता दो आपके रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में। ठीक है, तो ये आपका क्या है? फिजिकल फोटोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और इसमें जो है आपका रूल क्या रहता है ट्रांजिशन के लिए? डेल्टा जे प्लस माइनस 1, यानी कि आपका जो दो एनर्जी लेवल्स के बीच का डिफरेंस है, उसी के बीच में आपका प्लस माइनस 1 में ही जो है वो आपकी ये वाइब्रेशन हो सकती है, रोटेशनल वाइब्रेशन हो सकती है। ठीक है, ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स विल नॉट गिव अ रोटेशनल स्पेक्ट्रम। कौन रोटेशनल स्पेक्ट्रम नहीं देगा? रोटेशनल स्पेक्ट्रम के लिए क्या चाहिए होता है? हमें डायपोल मोमेंट चाहिए होती है, डायपोल मोमेंट चाहिए होती है ना। और ऐसे बोलते हैं क्या, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कौन सी? मूविंग डायपोल मोमेंट है ना। एक तो स्टैटिक होता है, ठीक है, और एक आपका फ्लूइड डायपोल मोमेंट होता है। फ्लूइड मतलब कि जो कि मूव करती रहेगी। ठीक है, या कह लो कि मतलब कम ज्यादा टाइम के साथ थोड़ा बहुत उसमें चेंज आता रहेगा। ठीक है, अब आपका ये कौन से मॉलिक्यूल्स में ये नहीं होती है? एक तो जो आपके डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। डाइएटॉमिक इन द सेंस के होमोडाइएटॉमिक में नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें उन्होंने होमोडाइएटॉमिक उठाया हो? नहीं, कोई भी नहीं है, यानी कि ये वाला रूल तो नहीं लग रहा है। दूसरा कि आपकी मूविंग डायपोल मोमेंट उसमें ना हो अगर। ठीक है, तो आपको दिख रहा है ये NO है, इसमें हमेशा आपके डायपोल मोमेंट रहने ही वाली है, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा। यहाँ पे HF है, यहाँ पे भी फ्लोरीन हमेशा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा। ये CO है, इसमें भी क्या होगा? ऑक्सीजन जो है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच के रखेगा। ये CO2 है, तो CO2 में क्या होगा? अगर डायपोल मोमेंट एक इस तरफ होगी एक इस तरफ होगी तो एक दूसरे को क्या कर देंगी? कैंसिल आउट कर देंगी। तो ओवरऑल डायपोल मोमेंट कैसी रहेगी? 0 रहेगी। इसीलिए C इज द आंसर। Which of the following is not a postulate of collision theory? कॉलिजन थ्योरी का पोस्टुलेट नहीं है, वो बताइए। अब देखिए, कॉलिजन थ्योरी बेसिकली कहती क्या है? कॉलिजन थ्योरी के बारे में थोड़ा सा डिटेल ले लेते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं।
ठीक है, लंबी वीडियो चली जाती है, नहीं तो मेरी एक्सप्लेनेशन हमेशा ही ज़्यादा हो जाती है, कोई भी चीज़ को लेके ज़्यादा जज्बाती हो जाती हूँ मैं। तो कोलिजन थ्योरी के बारे में आपको बताना है, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना है आपको। देखिए, कोलिजन थ्योरी बेसिकली क्या कहती है। कोलिजन, ये मैंने अपने और भी वीडियो में वैसे एक्सप्लेन किया है थोड़ा सा, कि कोलिजन थ्योरी बेसिकली कहती है कि मान लीजिए ये कोई एक मॉलिक्यूल ए है और ये कोई दूसरा मॉलिक्यूल बी है, ठीक है। ये दोनों मॉलिक्यूल अगर इनको टकरा के जो है, नहीं, अगर इनको ए बी मॉलिक्यूल नया बनाना है, ए को और बी को मिलके, तो सबसे पहले तो इनका जो है वो कोलिजन इम्पोर्टेंट है। पहले तो कोलिजन इम्पोर्टेंट है। इसीलिए कहते हैं ना कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो, आपकी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से आपके मॉलिक्यूल्स के पास एनर्जी आ जाती है। एनर्जी आने से वो बहुत ज़्यादा जोर जोर से मूव करने लगते हैं। जितना ज़्यादा मूव करेंगे उतना ज़्यादा दो मॉलिक्यूल्स के आपस में टकराने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन सिर्फ टकराना ही इनफ नहीं है। क्यों इनफ नहीं है? क्योंकि मैंने आपको एक और वीडियो में जो है पहले भी एक्सप्लेन किया है। वही एग्जांपल फिर से ले लेते हैं, जो नए स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा अच्छे से अगर समझ आएगा तो। कि जैसे मान लीजिए आपको आपका हाथ काटना है चाकू से, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपके पास चाकू और हाथ होना चाहिए, है ना, यानी कि और उनका आपस में कांटेक्ट होना जरूरी है। यानी कि सबसे पहले तो कोलिजन जरूरी है। बट कोलिजन से भी बात नहीं बनेगी। अगर मान लीजिए आपका चाकू ही ब्लंट साइड से पकड़ रखा है, जहां से वो काटता नहीं है, और फिर आप अपने हाथ में मारे जा रहे हो, बहुत जोर लगा रखा है, तो हाथ नहीं कटेगा, क्योंकि आपने चाकू को सही डायरेक्शन में नहीं पकड़ा हुआ है ना। तो अगर आपको हाथ काटना है, खून निकालना है हाथ से, तो आपको चाकू को सही डायरेक्शन में पकड़ना होगा। चाकू को सही डायरेक्शन में पकड़ो और काटना शुरू करो, हाथ कट जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, तो क्या जरूरी है? एक तो कोलिजन जरूरी है, दूसरा वो कोलिजन सही डायरेक्शन में होना भी जरूरी है ना। तो उसको हम बोलते क्या है? इफेक्टिव कोलिजन। क्या बोलते हैं उसको हम? इफेक्टिव कोलिजन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो आपका कोलिजन जरूरी है और इफेक्टिव कोलिजन बहुत जरूरी है। अगर आपका कोलिजन इफेक्टिव ही नहीं होगा तो आपके कोलिजन के होने का कोई फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन DA/dt रेट ऑफ रिएक्शन किसके बराबर लिखते हैं हम? कितने नंबर ऑफ कोलिजन है और कितने फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन है। क्या है ये? इफेक्टिव कोलिजन, ठीक है। ओके, डन। ऑप्शंस देख लेते हैं। द प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड ओनली व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड। ये तो सच है, ये तो हमने बोला। ओनली इफेक्टिव कोलिजन्स गिव राइज टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये भी सच है। ईच कोलिजन इज नॉट एन इफेक्टिव कोलिजन, यस, यही तो बोला कि जरूरी नहीं कि आपके मॉलिक्यूल सही डायरेक्शन में ही टकरा रहे हैं। पहली बात तो टकराएं, ठीक है, कोलाइड करें। दूसरा, सही डायरेक्शन में भी टकराने चाहिए। अगर ये जरूरी नहीं कि वो हमेशा सही डायरेक्शन में ही टकराए, कभी इस तरफ टकराएगा, कभी दूसरा मॉलिक्यूल उससे टकराएगा। कभी कभी ऐसा होगा कि कोलिजन जो हो रहा है वो इफेक्टिव कोलिजन निकलेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, ये तो ट्रू है। डी का चलते हैं। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल मस्ट फॉर्म एन इंटरमीडिएट बिफोर चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट्स। नहीं, इसके बारे में उन्होंने कोई भी आपका जो है वो जिक्र नहीं किया था। इसके बारे में जिक्र जो है थोड़ा सा अरहेनियस थ्योरी में आता है। अरहेनियस थ्योरी में आता है कि आपके रिएक्टेंट को पहले एक जो आपका एक्टिवेटेड प्रोडक्ट है वो बनाना पड़ेगा, एक्टिवेटेड इंटरमीडिएट बनाना पड़ेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा, फिर जो है वो आपका प्रोडक्ट बनाता है। ये आपका एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच में जो है वो आपका ग्राफ बनता होता है, ठीक है। ये एनर्जी को हम जो आपका एक्टिवेशन एनर्जी है वो बोलते होते हैं। तो ये कोलिजन थ्योरी का नहीं है, सो डी इज द आंसर। उन्होंने नॉट पोस्टुलेट पूछा है ना कि कौन सा इसका पोस्टुलेट नहीं है, तो डी इसका पोस्टुलेट नहीं है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 25, द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 66 नैनोमीटर, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। आपको वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बतानी है। देखिए तो होता क्या है, वेवलेंथ किसके बराबर होती है एक्चुअली, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग h/mv के बराबर होती है। ठीक है, उन्होंने पूछा है, उन्होंने बोला है कि मैं वेवलेंथ दे रहा हूं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको बताना है। ठीक है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मैं खुद ही दे रहा हूं। कितने अच्छे हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी खुद ही दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअली तो आपको पता होना चाहिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है। और प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू भी दे रहे हैं। ये क्या है, प्लैंक कांस्टेंट। ये क्या है, मास ऑफ दी ऑब्जेक्ट जिसका आप वेवलेंथ निकालना चाहते हो। ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जिसकी आप वेवलेंथ चाहते हो। ठीक है, लेकिन वेवलेंथ उन्होंने हमें पहले ही दे दी, हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी यहाँ पे डिवाइड में है, तो इसको इस तरफ ले जाते हैं और यहाँ पे जो लैम्डा है उसको इस तरफ ले आते हैं, तो लैम्डा इस तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा और वेलोसिटी जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, h/λ हो जाएगा। ठीक बात है, ओके। चलिए मैं इसको थोड़ा ठीक से लिख देती हूँ, फिर अलग से लिख देते हैं, दैट v इज इक्वल टू h/m λ। इसके बराबर आ गया, सबकी वैल्यू रख दीजिए। 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल्स सेकेंड। आप क्या करना है, आपको यूनिट्स के साथ रखना है। m क्या है आपका, 9 इंटू 10⁻31 kg इंटू लैम्डा कितना दिया, 6 नैनोमीटर। और आपको वेलोसिटी जो है वो आपको मीटर पर सेकेंड में पूछिए, तो यानी कि ये लैम्डा को आपको पहले तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, तो आप उसको मीटर में चेंज करना, कितना आएगा आपका 66 इंटू 10⁻⁻9 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है आप इसको सॉल्व करिएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सारी चीज़ें और भी जितनी भी उन्होंने बोली हुई हैं सारी की सारी आप कैलकुलेशन करके जब आप रखेंगे, कहाँ पे, यहाँ इस सारे को मतलब जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, 1.1 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। According to Langmuir isotherm, when the pressure of gas is very large, the adsorption is। देखिए लैंगमियर के अकॉर्डिंग कि आपका ग्राफ बनाते होते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं कि आपका प्रेशर जो होता है, यहाँ पे एड्सॉर्प्शन हो गया और यहाँ पे प्रेशर हो गया, तो ग्राफ हमेशा आता है ऐसे, यानी कि शुरू में तो जो है वो आपका प्रेशर के साथ साथ एड्सॉर्प्शन बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद जो है वो आपका एक ये कर्व आती है, इसमें हम बोलते हैं एड्सॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p⁻1/n, ऐसा बोलते हैं। ठीक है, फिर एक टाइम ऐसा आता है जब प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, उसके बाद एड्सॉर्प्शन बढ़ना बंद हो जाता है। यानी कि बंद होने का मतलब क्या है, कांस्टेंट हो गया, अब नहीं हो रहा कुछ भी और एड्सॉर्ब, जितना होना था हो चुका। उन्होंने यही पूछा है। और व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस इज वेरी लार्ज, प्रेशर कहता है अगर मैंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है, उससे क्या होगा, आपका प्रेशर से इंडिपेंडेंट रहेगा आपका लैंगमियर आइसोथर्म। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 26 to 28, ओके, क्वेश्चन नंबर 27 इज मिसिंग, कोई बात नहीं, आई विल ब्रिंग इट टू यू, ओके, नॉट एन इशू। नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको इसका क्वेश्चन नंबर 27 है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, इसी बहाने अच्छा है कि आप नेक्स्ट वीडियो जो है वो देखेंगे, है ना। जो लोग सोच रहे होंगे कि इस वीडियो के बाद मान लीजिए उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं हम स्किप कर देते हैं, तो एटलीस्ट उनको रहेगा कि नहीं क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो अभी हमारा बाकी है ना। चलिए, उन्होंने बोला है बेंजीन मॉलिक्यूल हैज़ हाउ मेनी वाइब्रेशनल मोड। ये अच्छा वैसे तरीका लग रहा है मुझे कि बच्चों को एंगेज करने का, कि बीच बीच में से एक आधा क्वेश्चन उठा दो, निकाल दो, है ना, दूसरे वीडियो में डाल दो और बोल दो कि ये यहाँ तक ये वाले सॉल्व हो रहे हैं, इसमें से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन उठा के मैंने उस वीडियो में सॉल्व किया है। ठीक है,
उससे क्या होगा, हमारे जो आप लोगों के साथ हमारी एंगेजमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगी, है ना। बेंजीन मॉलिक्यूल के आपको वाइब्रेशनल मोड बताने हैं, ठीक है। वाइब्रेशनल मोड किसके बराबर होते हैं, 3n-6 के बराबर होते हैं जब आपका कंपाउंड क्या ना हो, लीनियर ना हो। लीनियर के लिए कितने होते हैं, 3-5 होते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है। वाइब्रेशनल मोड 3n-6 होते हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ एटम्स। अब बेंजीन में C6H6, टोटल नंबर ऑफ एटम 6 और 6 12, तो 3 × 12 - 6, 3 × 12 कितना हो गया, 36 - 6 यानी कि 30 आ गया आंसर। आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मोमेंटम ऑपरेशन इन वन डायमेंशन इज, मोमेंटम ऑपरेशन क्या होता है, ये आपका क्या है, सीधे सीधे क्वांटम का सवाल पूछा हुआ है उन्होंने, सीधे सीधे क्वांटम का सवाल पूछा हुआ है कि आपका मोमेंटम ऑपरेशन वन डायमेंशन में क्या होता है, और वो आपका -1/-i/h⁻d/dx होता है। और ये आपको याद ही रखना पड़ता है, आपने अगर क्वांटम केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ी होगी। तो बी इज द आंसर, ठीक है। ओके देन हमारे काफ़ी सारी जो है वीडियो की लेंथ हो गई है, मोर देन हाफ एन आवर की आई थिंक हमारी वीडियो हो गई है। तो बाकी के क्वेश्चंस जो हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ओके, कोई भी आपको क्वेरी है तो आप हमारी जो वेबसाइट है उसके अलावा स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा, उन नंबर पे जो है आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। हमारी ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।